कनकराज बहुत ही बड़ा राज्य था, जिसकी सीमा दूर दूर तक थी और इस राज्य की बड़ी सीमाओं और खुशहाल होने का कारण था अभिकरण, एक महान योद्धा राजा। हिरण्य को यह बात जरा भी नहीं जचती थी कि अभिकरण का नाम उसने ज्यादा चर्चित था। ऐसा बेहतरीन युग इस राज्य की झोली में आ गिरा और इसे वरदान की जगह श्राप समझने की भूल कर दी। हिरण्य ने अभिकरण को कमरे में बुलाया और अभिकरण, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? राजा बनना पसंद करोगे? महाराज, मैं केवल एक दास हूँ, इस मातृभूमि का संकोच कैसा? हमने तो मंत्रियों से यही सुना है कि जब भी कोई कनकराज का नाम सुनता तो वह सबसे पहले अभिकरण का नाम लेता है। मेरी निष्ठा केवल मातृभूमि के लिए और इसके लोगों के लिए महाराजा। अच्छा, पर आज के बाद जो भी इस राज्य में तुम्हारा नाम लेगा उस पर 100 करोड़ बरसेंगे। मैं और मेरे साथ जो भी युद्ध में शामिल हुए थे वह इस अन्याय का भी साथ नहीं देंगे। भले ही आप राजा हैं, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं दे सकता। अगर आप इसे विद्रोह मानते हैं तो यही सही। ये जो योद्धा तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम इनकी बात कर रहे हो। तभी अभरण के साथ खड़े सैनिक उसके पीठ पर वार कर देते हैं। आज का समय कनक महल का खंडहर कानपुर शहर में बहुत ही मशहूर था, पर इसके प्रसिद्ध होने का कारण इसकी ऐतिहासिक कहानी नहीं बल्कि एक साया का खौफ था। लोग शाम होते ही यहाँ भटकना भी बंद कर देते थे। गिरीश नाम का एक हवलदार आज इस खंडहरी का पैसा पाते हैं। न सरकार ने तो आप मुझे जैसे गरीब को परेशान क्यों कर रहे हैं? निकाल पैसे। क्या हुआ? इतना तो डंडे से मार खाने पर भी नहीं चिल्लाया तू, जितना पैसे देने पर चिल्ला रहा है। पीछे पीछे क्या है? पीछे यह भयानक दृश्य देखकर वो आदमी बेहोश हो जाता है। वो भयानक भूत उसे कुछ नहीं करता। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और आदमी होश में आता है। अरे ये क्या हुआ? कहाँ गया? यह बस एक सपना था। वो आदमी बहुत डरा हुआ था और सब चीजों को सपना समझकर भूल जाना चाहता था, पर जल्द ही उसे खून के कुछ धब्बे दिखते हैं और उसका वह सपना चूर हो जाता है और वहां से भागते हुए वो सीधा पुलिस थाने चला जाता है, जहाँ पर 4 पुलिस वाले मौजूद होते हैं। सर, अरे क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों? आओ और आराम से बैठ कर बताओ। वो मैं कल उस वीरान खंडहर के पास गया, तभी वहाँ राक्षस उस हवलदार को मार दिया। या तुम क्या कह रहे हो? किस हवलदार को मार दिया? और राक्षस? कैसा राक्षस? अरे क्या वो बोल रहा है? थोड़ा धीरे बोल ताकि हम सही से समझ पाए। हाँ साहब, मैं बताता हूँ। कल गिरीश साहब हफ्ता लेने आए थे, पर मैंने इनकार कर दिया तो मुझे खंडहर में ले गए। उनके मार के डर से जैसे ही मैंने पैसे दिए, अचानक एक भयानक राक्षस वहाँ आया। क्या तुम कह रहे हो? दिमाग ठिकाने पे तो है तुम्हारा? गिरीश हमारा साथ ही है और हम में से कोई हफ्ता नहीं वसूल करता। नंदू, यहाँ तुम्हारे रिश्ता की पूछताछ नहीं चल रही है। उससे गंभीर बात यह है कि गिरीश मारा गया है। विक्रम, तुम इसके राक्षस वाला बात पर सच में भरोसा कर रहे हो? जरूरी नहीं कि उसे राक्षस ही दिखा हो, देखने में धोखा हो गया हो। और हम पुलिस वाले हैं, हम जांच करना हमारा काम है, फैसला वरना नहीं माफ करना। विक्रम बस इसकी बातें सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया। तुम हफ्ता लेते हो या नहीं, इसके बारे में बाद में बात कर। जी साहब, तुम हमें वहाँ ले चलो जहाँ तुमने गिरीश को मरते हुए देखा। नहीं साहब, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, उस राक्षस के पास। कल तो मैं बच गया, पर आज मुझे वह नहीं छोड़ेगा। माफ करना, पर शायद तुम इस विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे, या तो तुम कहानी बता रहे हो
जब तक इसका सबूत नहीं मिलता यह कहानी ही मानी जाएगी और तब तक तुम भी शक के घेरे में हो साहब। मैं आपको जगह बता देता हूँ और अगर आपको शक है मुझ पर तो आप मुझे लॉकअप में अभी डाल दीजिए, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। चलता है या नहीं? आप तो बस मारेंगे, वहाँ जाने से मार देगा वो। नहीं जाऊँगा। विक्रम और उसके साथी उस आदमी को इस कदर डरा देकर इस पर और जोर नहीं डालते और उस आदमी के बताए हुए जगह पर वह सभी चले गए। चलो, पुलिस वाले गिरीश की लाश के सामने जाकर खड़े होते हैं। उसकी मौत बिल्कुल वैसे जैसे उस आदमी ने कहा, उसी तरह भी उसकी गर्दन मरोड़ कर की गई थी। बेचारा गिरीश, इसे तो सच में मार दिया गया। सर, इसकी हत्या जरूर इस खंडर में रहने वाले राक्षस ने की होगी। यहाँ पर फिक्शन की बात मत करो, हमें केस इन्वेस्टिगेट करना है, सुराग की तलाश करो। सर, आप नहीं जानते, लोग इस खंडहर के आसपास पे नहीं भटकते। शाम होने के बाद यहाँ पर कई लोग मारे जा चुके हैं, पर अभी पता नहीं चला कि उनकी मौत का कारण क्या है। नंदू सही कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम पुलिस वाले हो या छोटे बच्चे, ऐसी अफवाहों पर भरोसा कर रहे हो? अपनी ड्यूटी पूरी करो। ठीक है, जैसा विक्रम कहता है वैसा करो। अगर मान ले कि तुम दोनों की बात सही है तो इसका मतलब हमारा शक भी और भी पक्का हो जाता है कि इस खंडहर में रात के बाद कोई न कोई जरूर लोगों का कत्ल करता है और हर बार राक्षस की आड़ लेकर बच जाता है। हाँ विक्रम, सही कह रहे हो। शाम होने वाली है, थोड़ी देर यहाँ इंतजार करते हैं। अगर कोई अंधेरा होने के बाद भी दिखाई देता तो हम खुद खंडहर में चले जाएंगे। हाँ अखिल, सही कहते हो। और इन्वेस्टिगेशन 1-2 दिन तक रोकना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंदू, रतन, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यह कोई इंसान नहीं जो लोगों के डर का फायदा उठा रहा है। विक्रम, अखिल और दोनों हवलदार शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, पर वहाँ पर एक इंसान भी नहीं दिखाई पड़ता और पूरे खंडहर में एक घोर सन्नाटा छा जाता है। लगता है कि यह शख्स खंडहर के अंदर ही है। तो क्या हम अंदर चले? नहीं सर, हमें बख्श दो, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। विक्रम सर, आप यहाँ कुछ इस समय पहले आए हैं तो शायद आप जानते नहीं हैं। हम बचपन से ही यहाँ आते जाते हैं। हमने यहाँ की बहुत कहानियाँ सुनी हैं। लोग यहाँ पर शाम के बाद किसी वजह से नहीं आते। आप भी हमारी बात मान लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। जी सर, प्लीज, अगर तुम दोनों को इतने ही डर लग रहा है तो ऐसा करो कि तुम दोनों बाहर पहरा दो। मैं और अखिल अंदर जाकर चेक करके आते हैं। जी साहब। विक्रम की बात सुनकर नंदू और रतन बाहर पहरा देने के लिए रुक जाते हैं और अखिल विक्रम के साथ अंदर जा रहा था। दोनों ने अपनी बंदूक तान रखी थी। विक्रम आगे और अखिल उसके पीछे पीछे उसका साथ देता हुआ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, थोड़ा ध्यान से। अखिल, आगे कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं एकदम चौकन्ना हूँ, जो कोई भी है, लेकिन गिरीश की जिंदगी जाया नहीं जाने देंगे। हम उसकी मौत के पीछे जो कोई भी हो उसका पर्दाफाश जरूर करेंगे। तभी अखिल और विक्रम के पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। कौन है? बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो। आखिरी मौका है तुम्हारे लिए, वरना हम शूट कर देंगे। या तो नंदू और रतन की आवाज लगती है। अखिल नंदू और रतन की चीख सुनकर भागते हुए उनकी तरफ जाते हैं। जब वह वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि नंदू मर चुका है और रतन कहीं गायब है। यह हो क्या रहा है? इतनी आसानी से गर्दन काट देने और रतन भी नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करें? विक्रम, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी दर्दनाक मौत कोई कैसे दे सकता है, वो भी इतने कम समय में। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। डर सबको लगता है। अखिल, खुद पर थोड़ा काबू रखो। और हम करेंगे क्या अगर राक्षस वाली
बात सच निकले तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। या तो रतन की आवाज़ है, अंदर से आ रही है। चलो, जल्दी चलो। अखिल और विक्रम दोनों भागते हुए खंडहर के अंदर जाते हैं और सामने का दृश्य देखकर सन्न रह जाते हैं। एक लंबा राक्षस हाथों में फरसा लिए रतन के ऊपर पैर रख कर खड़ा था और रतन बेहोशी की हालत में वहां पर पड़ा हुआ था। कौन हो तुम और इसे क्यों मार रहे हो? छोड़ दो, इसे छोड़ दो, प्लीज़ इसे छोड़ दो। बदले में इसके प्राण लाकर दे दोगे मुझे क्या? मैं समझा नहीं। मैंने कहा कि इस तुच्छ के बदले किसी के प्राण लाकर दोगे मुझे। तुम्हें अगर किसी को मारना ही है तो मुझे मार दो, बस दोनों को छोड़ दो। तुम्हारे प्राण का मैं क्या करूँगा? मुझे जो तुम्हारे साथ है उसके प्राण चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मुझे मत मारो विक्रम, तुम मेरी जान तो इसे नहीं दोगे ना? नहीं अखिल, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी जान का सौदा कभी नहीं करूँगा। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे साथ जो 3 लोग आए थे वो सभी के सभी भ्रष्ट हैं। कत्ल, धोखा, रिश्ते, ये इन सब की फितरत में है। कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है इन्होंने। तो आपका निर्णय ये कि इन भ्रष्ट लोगों के साथ मरना चाहोगे या इनका जीवन तलकर अपने आप को बचाना चाहोगे? ये तुम क्या कह रहे हो? ये भ्रष्ट हैं या नहीं इसका पता तुम्हें नहीं है। और मैं किसी का जीवन किसी की तुलना करके यह मेरे हाथ में नहीं है और ना ही यह मेरा काम है। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि इन्हें छोड़ दो। इन्हें तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो विक्रम? तो अपनी जान दे रहा है ना? बस मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है। यह सही कह रहे हो, मैं अपनी मर्जी से तुम्हें अपनी जान दे रहा हूँ। इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कोई नहीं बचेगा। तभी वह राक्षस अपने फरसे से बेहोश रतन का गला काट देता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनी जान दे रहा हूँ, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? प्लीज़ इसे छोड़ दो। क्यों आखिर? क्या जब हमें मरना ही था तो तुमने आखिर ऐसा सवाल क्यों किया? हमें उम्मीद क्यों दी? सिर्फ मैं तड़पता देखने के लिए। वह सवाल तुम्हारे लिए नहीं थे, भ्रष्ट लोगों के लिए थे। ऐसे ही भ्रष्ट लोगों की वजह से मेरी मृत्यु हुई थी और तब जो भी भ्रष्ट व्यक्ति मिलता है मैं उसके प्राण हार लेता हूँ। यह कहकर वो योद्धा वहाँ से गायब हो गया और विक्रम अपने साथियों के साथ देखने लगा। दोस्तों, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।